ये एक संविधान के इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर देखें। प्रश्न 81। भारतीय संविधान में उल्लेखित एकल नागरिकता और विधि का शासन की अवधारणाएं किस देश से प्रेरित हैं? विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है डी ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत ने अपने संविधान के लिए कई देशों से अच्छी बातें सीखी हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय सरकार, कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ और एकल नागरिकता को अपनाया है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। विधि का शासन का अर्थ है कि कानून सबसे ऊपर है और सभी नागरिक चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, कानून के अधीन है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक देश की और दूसरी उस राज्य की जहां व्यक्ति रहता है। प्रश्न 82। मताधिकार एक कैसा अधिकार है? विकल्प है ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार या डी कानूनी अधिकार। सही उत्तर है डी कानूनी अधिकार। वोट देने का अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 326 से मिलता है, लेकिन इसे लागू करने के नियम कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में लिखे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये एक कानूनी यानी विधिक अधिकार है जिसे संसद कानून बनाकर नियंत्रित कर सकती है। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक का हर नागरिक वोट दे सकता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रश्न 83। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? विकल्प है ए केवल राजनीतिक, बी 2 आर्थिक और राजनीतिक, सी 3 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक या डी 4 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक। सही उत्तर है सी 3 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। हमारे संविधान की प्रस्तावना एक खूबसूरत वादा करती है। ये देश के सभी नागरिकों को 3 तरह का न्याय देने का संकल्प लेती है, जो सामाजिक यानी किसी से भेदभाव न हो, आर्थिक यानी अमीरी गरीबी के आधार पर भेद न हो और राजनीतिक यानी सबको चुनाव लड़ने और वोट देने का हक हो। न्याय के इन आदर्शों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और 2 प्रकार की समता यानी प्रतिष्ठा और अवसर का भी उल्लेख है। प्रश्न 84। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 9 दिसंबर। सही उत्तर है सी 26 नवंबर। इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने कड़ी मेहनत के बाद भारत के संविधान को बनाकर तैयार कर लिया था और उसे अपना लिया था। इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने और संविधान के महत्व को समझाने के लिए 2015 से ये दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस यानी नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 85। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विकल्प है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी विधि मंत्री, सी भारत का महान्यायवादी, डी सॉलिसिटर जनरल। सही उत्तर है सी भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। जब भी सरकार को किसी कानूनी मामले पर सलाह चाहिए होती है या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है तो महान्यायवादी ही ये काम करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। प्रश्न 86। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? विकल्प है ए डॉक्टर BR अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें ये बताया गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे महान आदर्शों का जिक्र था। ये प्रस्ताव एक तरह से संविधान का ब्लूप्रिंट था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में कुछ संशोधनों के साथ संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। प्रश्न 86। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? विकल्प हैं ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू या डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है सी. जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें ये बताया गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे महान आदर्शों का जिक्र था। ये प्रस्ताव एक तरह से संविधान का ब्लूप्रिंट था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में कुछ संशोधनों के साथ संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के रूप में अपनाया गया। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। प्रश्न 87। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि यह राष्ट्र के हित में हो? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 248, बी. अनुच्छेद 249, सी. अनुच्छेद 250, डी. अनुच्छेद 252। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 249। आमतौर पर राज्य के विषयों जैसे पुलिस या कृषि पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देता है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना देश के हित में है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये प्रावधान भारत के संघीय ढांचे के लचीलेपन को दर्शाता है, जहां राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू रहता है, हालांकि इसे हर बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? विकल्प हैं ए. 1951, बी. 1953, सी. 1956, डी. 1960। सही उत्तर है सी. 1956। आज़ादी के बाद कई क्षेत्रों में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठी। इस पर विचार करने के लिए फजल अली आयोग बनाया गया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया, जिसने पूरे भारत में राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर फिर से तय किया। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था, लेकिन बड़े पैमाने पर पुनर्गठन 1956 में ही हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? विकल्प है ए. अशोक मेहता समिति, बी. फजल अली आयोग, सी. स्वर्ण सिंह समिति, डी. बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर है सी. स्वर्ण सिंह समिति। हमारे मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का जिक्र नहीं था। 1976 में आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। इसी सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। 86वीं संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विकल्प है ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. राज्यसभा, डी. लोकसभा। सही उत्तर है डी. लोकसभा। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है
और ये टीम तभी तक खेल सकती है जब तक उसे लोकसभा का भरोसा हासिल हो। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75(3) में किया गया है और ये संसदीय लोकतंत्र का आधार है। जबकि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 91। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1। हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद ही हमारे देश का परिचय देता है। ये बताता है कि हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। साथ ही ये स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसका मतलब है कि एक मजबूत केंद्र वाला देश है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश ये दर्शाता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 संसद को नए राज्यों की स्थापना करने और मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति देते हैं। प्रश्न 92। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? विकल्प है ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी अनिश्चित काल तक। सही उत्तर है बी 1 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद ये बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। 1975 के आपातकाल के दौरान 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में पुलिस को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न 93। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए भाषाओं से, बी शपथ ग्रहण से, सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से, डी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से। सही उत्तर है सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। हमारा देश एक टीम की तरह काम करता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खिलाड़ी हैं। 7वीं अनुसूची ये तय करती है कि कौन सा खिलाड़ी किस विषय पर कानून बनाएगा। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची यानी केंद्र के लिए, राज्य सूची यानी राज्यों के लिए और समवर्ती सूची यानी दोनों के लिए। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले और रेलवे शामिल हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से और 3री अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। प्रश्न 94। भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित? विकल्प हैं 1, 2, 3, 4 या 5। सही उत्तर है 3। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। इस आयोग में बॉस की तरह एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी होते हैं और उनकी मदद के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त यानी ईसी होते हैं। ये एक 3 सदस्यीय टीम है जो मिलकर काम करती है। मूल रूप से आयोग में केवल 1 सदस्य था, लेकिन 1993 से ये एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां, वेतन और भत्ते बराबर होते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 352, डी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 352। ये बहुत रोचक है कि कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल जैसा महत्वपूर्ण शब्द हमारी मूल संविधान में था ही नहीं। इसे 1978 में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। ये इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि पूरे कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकें। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और केवल वरिष्ठ या कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं।
मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, जबकि कैबिनेट इसका एक छोटा और शक्तिशाली हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? विकल्प हैं ए. प्रधानमंत्री, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. राष्ट्रपति, डी. उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है सी. राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। वे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और देश की एकता, अखंडता और सम्मान के प्रतीक हैं। आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों और सूचियों में उनका पद सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री का स्थान आता है। प्रश्न 97। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? विकल्प हैं ए. 42वां संशोधन, बी. 73वां संशोधन, सी. 86वां संशोधन, डी. 97वां संशोधन। सही उत्तर है डी. 97वां संशोधन। सबका साथ सबका विकास की भावना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। 2011 में हुए 97वें संशोधन ने लोगों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया और राज्य सरकारों को इन्हें बढ़ावा देने का निर्देश भी दिया। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा और अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द शामिल किया। 73वां संशोधन पंचायती राज से और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न 98। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 266(1), बी. अनुच्छेद 267, सी. अनुच्छेद 112, डी. अनुच्छेद 148। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 266(1). संचित निधि को आप भारत सरकार का मुख्य खजाना या बैंक अकाउंट समझ सकते हैं। सरकार को टैक्स और अन्य स्रोतों से जो भी पैसा मिलता है वो सब इसी में जमा होता है। सरकार का कोई भी खर्च संसद की मंजूरी के बिना इस खजाने से नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड से संबंधित है, जिसका उपयोग आपातकालीन जरूरतों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों और कैग जैसे प्रमुख अधिकारियों का वेतन इसी संचित निधि पर भारित होता है। प्रश्न 99। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? विकल्प हैं ए. सर्वोच्च न्यायालय, बी. राष्ट्रपति भवन, सी. प्रधानमंत्री कार्यालय, डी. भारतीय संसद। सही उत्तर है डी. भारतीय संसद। भारतीय संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है क्योंकि ये वो पवित्र स्थान है जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। वे यहाँ पूरे देश के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, जो लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा यानी जनता का सदन और राज्यसभा यानी राज्यों की काउंसिल से मिलकर बनती है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन मई 2023 में किया गया। प्रश्न 100। संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? विकल्प हैं ए. लॉर्ड माउंटबैटन, बी. विंस्टन चर्चिल, सी. क्लेमेंट एटली, डी. ग्रैनविल ऑस्टिन। सही उत्तर है डी. ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान पर लिखने वाले एक महान अमेरिकी विद्वान थे। उन्होंने ये बात अपनी प्रसिद्ध किताब में इसलिए कही क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का भारी बहुमत था। ये उस समय की राजनीतिक सत्यता को दर्शाता था। ये कथन उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन में मिलता है। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को केवल एक बड़े समुदाय का निकाय कहकर इसकी आलोचना की थी। प्रश्न 101। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी सिंगल लार्जेस्ट सोर्स किसे माना जाता है? विकल्प हैं ए. ब्रिटिश संविधान, बी. अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, सी. भारत शासन अधिनियम 1935, डी. आयरलैंड का संविधान। सही उत्तर है सी. भारत शासन अधिनियम 1935।
भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है या उससे प्रभावित है। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग और बहुत सारे प्रशासनिक विवरण इसी अधिनियम से लिए गए हैं। सोचिए, हमारे संविधान की नींव का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी से पहले ही तैयार हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय प्रणाली और विधि का शासन लिया, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली। प्रश्न 102। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों का निर्माण करने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या उसका नाम बदल सकती है। ये प्रक्रिया संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 2 संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है, जैसे सिक्किम का भारत में विलय। ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजते हैं। प्रश्न 103। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा किसे दिया गया है? विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्रालय, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है सी संसद। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा इससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल भारतीय संसद को है। संसद किसी भी राज्य विधानमंडल के हस्तक्षेप के बिना पूरे देश के लिए एक समान नागरिकता कानून बनाती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र समाविष्टि बताए गए हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अर्थात कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं। प्रश्न 104। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करने से संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 20(1), बी अनुच्छेद 20(2), सी अनुच्छेद 20(3), डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण का अधिकार देता है, जिसका सरल अर्थ है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है और आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी आपराधिक कानूनों से संरक्षण प्रदान करता है, यानी किसी को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो करते समय अपराध नहीं था। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 105। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है? विकल्प है ए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, बी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सही उत्तर है सी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार जैसे खरीद फरोख्त, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम कराना पर प्रतिबंध लगाता है।
ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को शोषण से बचाता है और समाज में मानवीय गरिमा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 जैसे कानून बनाए हैं। प्रश्न 106 अधिकार पृच्छा रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है ए हम आदेश देते हैं, बी किस अधिकार से, सी आपके पास शरीर होना, डी प्रमाणित होना। सही उत्तर है बी किस अधिकार से। अधिकार पृच्छा एक ऐसी रिट है जिसे न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस कानूनी अधिकार या हक से उस पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसका दावा अवैध पाया जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। हम आदेश देते हैं परमादेश रिट का अर्थ है आपके पास शरीर होना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है ये एकमात्र ऐसी रिट है जिसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित हो, दायर कर सकता है। प्रश्न 106 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? विकल्प है ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है ताकि वो बिना किसी दबाव या प्रभाव के निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है जो भारत की विदेश नीति का आधार है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का निर्देश देता है। प्रश्न 108 जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? विकल्प है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के महान्यायवादी। सही उत्तर है सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद किसी कारणवश मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन से खाली हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ है जब 1969 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। प्रश्न किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए उस राज्य का मुख्यमंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है सी भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सरकारीय आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। प्रश्न 110 अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? विकल्प है ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी किसी भी सदन में, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। सही उत्तर है ए केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा यानी जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। इसका प्रावधान लोकसभा के नियम 198 में किया गया है। प्रश्न 111
संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? विकल्प हैं ए लोक लेखा समिति PAC, बी प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमिटी, सी सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति COPU, डी याचिका समिति कमिटी ऑन पिटिशंस। सही उत्तर है बी प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमिटी। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इसका मुख्य कार्य सरकारी खर्च में किफ़ायत यानी मितव्ययिता लाने और प्रशासनिक सुधारों पर सुझाव देना है, इसीलिए इसे सतत किफ़ायत समिति भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा होते हैं और ये CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को अक्सर जुड़वा बहनें कहा जाता है। प्रश्न 112, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है? विकल्प है ए इसे अपने सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है, बी इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, सी अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसके दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, इसके सभी निर्णय और कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और भविष्य के मामलों में उदाहरण यानी प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। दूसरा, इसे न्यायालय की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना सिविल यानी आदेश न मानना या आपराधिक यानी न्यायालय की गरिमा को कम करना हो सकती है। प्रश्न 113, भारत के संविधान के तहत न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? विकल्प हैं ए प्रतिबद्ध न्यायालिका, बी जनहित याचिका PIL, सी न्यायिक समीक्षा, डी न्यायिक स्वतंत्रता। सही उत्तर है बी जनहित याचिका PIL। न्यायिक सक्रियता न्यायालिका की उस भूमिका को दर्शाती है जिसमें वह समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्य करती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रमुख उदाहरण जनहित याचिका PIL है, जिसके माध्यम से न्यायालय ने गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर और PN भागवती को न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का प्रणेता माना जाता है। न्यायिक सक्रियता कभी कभी न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच के आरोपों के कारण विवादों में भी रहती है। प्रश्न 114, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में क्या सत्य है? विकल्प है ए इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बी इस पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, सी इसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, डी इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सही उत्तर है बी इस पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। वे ना तो उसे अपने पास रोक सकते हैं, पॉकेट वीटो, और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न 115, राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल की अधिकतम अवधि सामान्यतः क्या हो सकती है? विकल्प हैं ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही उत्तर है डी 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह अधिकतम 3 साल की अवधि तक ही जारी रह सकता है। इसके बाद इसे जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जैसा कि पंजाब के मामले में हुआ था।
1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को संविधान का मृत पत्र डेड लेटर कहा था, जिसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। प्रश्न 116। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? विकल्प हैं ए. राज्य के मुख्यमंत्री, बी. राज्य के वित्त मंत्री, सी. राज्य के राज्यपाल, डी. भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है सी. राज्य के राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य सरकार द्वारा वसूले गए करों और शुल्कों के वितरण पर सिफारिशें देना है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद अनिवार्य की गई थी, ताकि स्थलीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। यह केंद्र स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के समान ही कार्य करता है। प्रश्न 117। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? विकल्प हैं ए. मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों का संचालन करना, बी. राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, सी. चुनाव आचार संहिता लागू करना, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित भारत का निर्वाचन आयोग एक शक्तिशाली और स्वतंत्र निकाय है। इसके प्रमुख कार्यों में निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना, संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना और चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करना शामिल है। निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है। प्रश्न 118। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? विकल्प है ए. अनुच्छेद 338, बी. अनुच्छेद 338 ए, सी. अनुच्छेद 339, डी. अनुच्छेद 340। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 338 ए। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक ही आयोग था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC से संबंधित है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। प्रश्न 119। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 343, बी. अनुच्छेद 350, सी. अनुच्छेद 350 ए, डी. अनुच्छेद 351। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। यह प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह बच्चों को उनकी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करे। यह अनुच्छेद मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए निर्देश देता है। प्रश्न 120। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? विकल्प है ए. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बी. नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, सी. झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, डी. सभी पूर्वोत्तर राज्य। सही उत्तर है ए. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। संविधान की 6ठी अनुसूची एक विशेष प्रावधान है जो 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। यह इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की अनुमति देती है ताकि जनजातीय लोग अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों का संरक्षण कर सकें।
पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इन स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि, वन और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने की महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।